हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में अपन बात करने वाले हैं फॉरेस्ट्री के एक मेजर टॉपिक फॉरेस्ट रीजनरेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो आपका फॉरेस्ट रीजनरेशन है उसका स्टडी अपन क्यों कर रहे हैं, या फिर अपन बात करें फॉरेस्ट रीजनरेशन होता क्या है। तो फॉरेस्ट रीजनरेशन का मतलब होता है कि किसी फॉरेस्ट एरिया में अपन एक बार हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, या तो अपन ने हार्वेस्टिंग की है या फिर किसी कारण से आपका जो फॉरेस्ट एरिया है वो डैमेज हो गया है, तो उस एरिया में उस लोकेलिटी में अपन वापस से फॉरेस्ट प्लांट को ग्रो करना क्या कहलाता है आपका फॉरेस्ट रीजनरेशन। अब फॉरेस्ट रीजनरेशन यानी कि उसको वापस से अपन किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी आप सुनते हैं कि फॉरेस्ट जो आपका फॉरेस्ट है उसमें फायर की वजह से डैमेज हो जाता है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपका जो ऑस्ट्रेलिया थी वहाँ पे आपके फॉरेस्ट में जो फायर की वजह से काफ़ी फॉरेस्ट एरिया है वो डिस्ट्रॉयड हो गया था। तो ऐसी कंडीशन में अपन फॉरेस्ट रीजनरेशन के कुछ मेजर्स का यूज़ करते हैं जिसके द्वारा अपन उस एरिया को वापस से क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत ला सकते हैं। तो फॉरेस्ट रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका ऐसा एरिया जो फॉरेस्ट से कवर था वो किसी कारण डैमेज हो गया और उसका जो कवर था, फॉरेस्ट कवर जिसको बोलते हैं, वो डैमेज हो गया। तो उस फॉरेस्ट कवर को वापस से क्या करना, कवर करवाना, वहाँ पे प्लांट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करना, नंबर ऑफ प्लांट है उनको इंक्रीज करने के लिए अपन जो भी पैकेज और प्रैक्टिसेस करते हैं उनको बोलते हैं अपन फॉरेस्ट रीजनरेशन, ठीक है। चलिए आगे अपन देखते हैं कि रीजनरेशन है इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, रीजनरेशन इज द रिन्यूअल ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में अपन आर्टिफिशियली या नेचुरल प्रैक्टिसेस का यूज करते हुए उसको रिन्यू करना, इसको रिन्यूअल करना, उसमें नए प्लांट स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करना ताकि वो प्लांट आपकी जो क्राउन है उनकी डेंसिटी से आपके फॉरेस्ट एरिया को या जो लैंड है उस एरिया को कवर कर सके, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट रीजनरेशन। ओके, चलिए अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। फॉरेस्ट रीजनरेशन इज द एक्ट ऑफ रिन्यूइंग ट्री कवर्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू ट्रीज। देखिए कैसे कर सकते हैं, अपन बात करें तो न्यू ट्रीज हैं उनको क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यंग ट्री। ये जो यंग ट्री अपन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो नेचुरली कर सकते हैं या आर्टिफिशियली कर सकते हैं, ठीक है। ये किस एरिया में कर सकते हैं, प्रॉम्प्टली आफ्टर द प्रीवियस स्टैंड और फॉरेस्ट हैज बीन रिमूव्ड, यानी कि आपका जो प्रीवियस स्टैंड है जहां से आपने हार्वेस्ट कर लिया है, जहां से आपने हार्वेस्ट के बाद में जो एरिया बचा है उस एरिया के जो क्रॉप स्टैंड है उनको वापस से क्या करते हैं अपन, डेवलप करते हैं। ओके, तो इसके लिए बेसिकली अपन क्या यूज करते हैं, फॉरेस्ट रीजनरेशन प्रैक्टिसेस है उसका यूज करते हैं। आगे है द मेथड स्पीसीज एंड डेंसिटी आर चूजन मीट द गोल ऑफ लैंड ओवर। तो उसी डेंसिटी में या जितने प्लांट अपन ने हार्वेस्ट किए हैं वो वापस से मेंटेन करने के लिए अपन लैंड पे क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं, न्यू स्पीसीज हैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी स्पीसीज प्रेजेंट था उसी के प्लांटिंग मटेरियल को यूज़ करते हुए वहाँ पे अपन फॉरेस्ट को ग्रो करते हैं। तो इस प्रकार आप फॉरेस्ट रीजनरेशन है उसमें अपन ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉरेस्ट रीजनरेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो इनको इंक्लूड करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फॉरेस्ट रीजनरेशन है उसमें कई प्रकार की जो प्रैक्टिसेस है उनको अपन इंक्लूड करते हैं, जिसमें अल्टीमेट एम क्या होता है, प्लांट न्यू इंट्रोड्यूस करना। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लांट डेंसिटी। ओके, प्लांट डेंसिटी यानी कि प्रॉपर जो भी प्लांट्स हैं उनको अपन क्या कर रहे हैं, डेंसिटी मेंटेन करने के लिए वहां पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, दूसरा है आपका इनरिचमेंट ऑफ प्लांटिंग। जो प्लांटिंग एरिया है उसमें नए प्लांट आप लाके क्या कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्लांट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, दूसरा है रिड्यूस ग्रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट स्वान्स। जो फॉरेस्ट में जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं, स्वान्स हैं, उनको ग्रेजिंग से क्या करते हैं अपन, रोकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग इन ट्री जेनेटिक्स और ट्री स्पीसीज।
और उस लोकेलिटी में जो ट्री का जेनेटिकल जो मेकअप है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, न्यू स्पीसीज है उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि उस लोकेलिटी में वो फॉरेस्ट एरिया है उसमें नए प्लांट्स ग्रो हो सके। तो इस प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को वापस से न्यू बनाने के लिए उसमें जो भी प्लांट स्पीसीज हैं उनको वहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे अपन बात करते हैं कि ये अपन इस प्रकार कर रहे हैं। मेथड्स कौन कौन से यूज लेते हैं? देखिए बेसिकली आपके 3 मेथड्स ही यूज होंगे, इनका आप स्पेशली याद रखेंगे। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इंक्लूड इन फॉरेस्ट रीजनरेशन। तो फॉरेस्ट को रीजनरेट करने के लिए बेसिकली 3 ही मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। ये 3 मेथड्स कौन कौन से हैं, किस प्रकार करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहला है आपका नेचुरल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन की अपन बात करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक ऐसे स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं जो न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए क्या होती है, कैपेसिटी वो रखती है। जिसमें अपन बात करते हैं प्लांट सभी अपने समान ही सीड है उनका प्रोडक्शन करते हैं, कुछ प्लांट हैं उनमें सकर्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि नेचुरली उस प्लांट की जो वृद्धि है, ठीक है, वो हो सके, उसका डोमिनेंस पृथ्वी पे रह सके। तो नेचुरल मेजर्स में क्या होगा या नेचुरल मेथड्स में क्या होगा कि प्लांट का जो सीड है वो स्वतः ही किसी फैक्टर के द्वारा जो न्यू एरिया है वहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद में उसका सोइल में क्या होगा, प्रवेश होगा, और उसके बाद में जर्मिनेट होके वो प्लांट बनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन यही कार्य अगर आर्टिफिशियली कंट्रोल में करते हैं, यानी ह्यूमन कंट्रोल में करते हैं, जिसमें किसी पर्टिकुलर साइट को सिलेक्ट करते हुए, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, किसी फॉरेस्ट साइट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे अपन आर्टिफिशियली प्लांटिंग करेंगे फॉरेस्ट एरिया में, फॉरेस्ट स्टैंड मेंटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियली रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेचुरल रीजनरेशन। नेचुरल जो है रीजनरेशन होता है और वो अपन सप्लीमेंट के रूप में अपन उसमें आर्टिफिशियली जो रीजनरेशन है वो मेंटेन कर सकते हैं। यानी किसी लोकेलिटी में अगर अपन बात करते हैं, किसी एरिया में कुछ प्लांट्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ प्लांट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंस है यहाँ पे, और इसकी डेंसिटी मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनके बीच बीच में कुछ आर्टिफिशियली अपन प्लांट है वो ग्रो कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका फॉरेस्ट का डेंसिटी मेंटेन हो जाएगा। तो किसी नेचुरल प्रोसेस को अपन क्या कर रहे हैं, बूस्ट देने का काम कर रहे हैं, जिसमें फास्ट ग्रोविंग कुछ प्लांट्स हैं उनको ग्रो कर देंगे। तो इससे आपका जो भी एरिया है उसमें फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, फॉरेस्ट का डोमिनेंस हो जाएगा। तो बेसिकली ये 3 मेजर्स ही यूज लिए जाते हैं आपके फॉरेस्ट को रीजनरेट करने के लिए, और इसको बोलते हैं अपन फॉरेस्ट रीजनरेशन। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। सबसे पहला है आपका नेचुरल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन की अपन बात करें, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया कि बेसिकली नेचुरल तरीके से आपका जो फॉरेस्ट है नेचुरल प्रोसेस से ही ग्रो हो रहा है। ठीक है, उसमें अपन देखते हैं नेचुरल रीजनरेशन रेफर्स टू नेचुरल प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिप्लेस और रीएस्टेब्लिशमेंट देमसेल्व्स। एक नेचुरल प्रोसेस जिसके द्वारा स्वतः ही प्लांट जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, पुराना वाला जो प्लांट है उसको अपन ने हार्वेस्ट कर लिया, उसका जो सीड है या उसका जो सकर्स हैं वो न्यू प्लांट को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ प्लांट है जिनको अपन ने काट लिया है, उसके बाद में जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, या फिर यही प्लांट है जिनके सीड वगैरह लगातार क्या होते रहते हैं, ड्रॉप होते रहते हैं, और ये सीड ही न्यू प्लांट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, और ये किस प्रकार की प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी प्रकार का कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि इसके मेन सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल जो रीजनरेशन हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, नेचुरल रीजनरेशन नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है, प्लांट रिप्लेस हो रहे हैं या री एस्टेब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, दोबारा से ये एस्टेब्लिश हो रहे हैं। इसके लिए बेसिकली 2 सोर्स हो सकते हैं, यानी कि ये जो प्लांट है या तो इन प्लांट से जो सीड बन रहा है
उससे क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। दूसरा अपन बात करें इसके जो वेजिटेटिव पार्ट, जो स्पेशली सकर्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, तो ये प्लांट क्या करते हैं, इनको फॉर्मेशन करते हैं और ये क्या करते हैं, न्यू प्लांट जर्मिनेट करने की या डेवलप करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये मेजर्स किससे हो रहा है, आपका नेचुरल तरीके से हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने, नेचुरल रीजनरेशन। ओके, तो इसके आपसे पूछा जाता है कि नेचुरल रीजनरेशन के मेन सोर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल रीजनरेशन के सीड और वेजिटेटिव पार्ट प्लांट के नेचुरल रीजनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। नेचुरल रीजनरेशन है, उसमें जो सीड डिपेंड्स है, नेचुरल रीजनरेशन है वो सीड से होगा, तो उसमें कई फैक्टर्स वर्क करते हैं। यानी कि अपन बात करें नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड डिपेंड्स अपॉन, सीड से जो जनरेशन हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, उसमें कई फैक्टर्स कार्य करेंगे। सबसे पहला है आपका प्रोडक्शन ऑफ सीड। ठीक है, सीड प्रोडक्शन यानी कि किसी सीड से जर्मिनेट, सीड से नया प्लांट डेवलप होने के लिए सबसे पहले है कि एक क्वालिटी वाला सीड उस प्लांट स्पीसीज द्वारा प्रोड्यूस करना। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, कि जब आपका प्लांट स्पीसीज एक क्वालिटी सीड का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। क्वालिटी प्लस उसकी क्वांटिटी। ठीक है, तो किसी प्लांट स्पीसीज द्वारा एक क्वालिटी या क्वालिटेटेड जो सीड है, उनके नंबर ऑफ सीड ज़्यादा मात्रा में, यानी कि इसकी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा है आपका सीड डिस्पर्जल। वो प्लांट जिसने यहाँ पे सीड प्रोड्यूस किए हैं, उन सीड का एक सही जगह पे क्रॉप स्टैंड में प्लांट का जो है सीड वहाँ पे पहुँचना जरूरी है। तो इसका कई फैक्टर्स वर्क कर सकते हैं, जिसमें अपन बात करें वाटर से जा रहा है, या किसी एनिमल्स के थ्रू जा रहा है, किसी बर्ड्स के थ्रू जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन डिस्पर्जल। तो ये डिपेंड करता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं सीड का जर्मिनेशन। सीड का जर्मिनेशन जो होगा वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो होगा ही, क्योंकि इसके लिए आइडियल फैक्टर्स जो वर्क करते हैं, जिसमें अपन बात करते हैं इंटरनल और आपके एक्सटर्नल जो है, ये फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, जिसमें अपन बात करें आपके कई प्रकार के जेनेटिक या इसके जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं, उन पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके बेसिकली आपके मॉइस्चर कंटेंट है, टेम्परेचर है, जो आपके सीड के जर्मिनेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। इसके बाद में एस्टैब्लिशमेंट, आपका जर्मिनेशन होने के बाद में उसको एस्टैब्लिश होने के लिए एक आइडियल कंडीशन की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिएगा उस एरिया में आइडियल कंडीशन प्रेजेंट होगी, तभी उसका क्या हो सकता है, प्लांट का डेवलपमेंट या वहाँ पे एस्टैब्लिश हो सकता है। इसके लिए कई प्रकार के क्लाइमेटिक या जो आपके एडेफिक फैक्टर है वो वर्क करते हैं। तो ये सारा जो अपन ने फैक्टर्स पढ़े, वो फैक्टर्स एक दूसरे पे क्या है, इंटर रिलेटेड है, और ये फैक्टर जो होते हैं इनको कई सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली किसी लोकेलिटी में सीड द्वारा प्लांट डेवलप होने के लिए ये सारे फैक्टर क्या होने चाहिए, एसेंशियल होने चाहिए। ठीक है, इसमें किसी में भी अगर एबनॉर्मलिटी पाई जाएगी तो आपका सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा, या जर्मिनेट हो जाएगा तो उसके बाद में एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है आपके सीड द्वारा अपन रीजनरेशन करते हैं उसमें। सबसे पहले आपका सीड प्रोडक्शन। Natural regeneration from seed is the production of adequate quantity of fertile seed by tree of the area। तो सीड प्रोडक्शन का होना ज़रूरी है, और वो भी कैसे, क्वालिटेड सीड, क्योंकि अगर अपन बात करें ये फर्टाइल सीड प्रोड्यूस नहीं होंगे तो वो किसी प्रकार के प्लांट को डेवलप करने के लिए यूज़ नहीं होंगे, या वो कैपेसिटी नहीं रखे होंगे। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ सीड डिपेंड्स अपॉन, सीड का जो प्रोडक्शन होगा वो किस पे डिपेंडेंट होता है, सीड ईयर, यानी कि जो टाइम होता है सीड को प्रोड्यूस होने में, एक प्लांट स्पीसीज द्वारा सीड को प्रोड्यूस करना, और उस सीड द्वारा जो नया प्लांट है वो डेवलप होने के लिए वो जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं अपन सीड ईयर। इसी प्रकार एज ऑफ ट्रीज, एक पर्टिकुलर एज में ही प्लांट क्या करता है, सीड प्रोड्यूस करता है।
साइज ऑफ क्राउन्स, जिसकी क्राउन साइज पे भी इफेक्ट होता है, क्लाइमेट और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये आपके जो सीड प्रोड्यूस होगा इसमें ये फैक्टर्स काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीड ईयर किसको बोलते हैं, ए ईयर इन विच ए गिवन स्पेसिफिक बियर्ड सीड अबंडेंटली। जो आपका सीड है वो प्लांट द्वारा जो प्रोड्यूस होगा उसको अपन उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, सीड ईयर। साइज ऑफ क्राउन साइज, ठीक है, एज द जनरल रूल द बिगर क्राउन द बिगर द लार्जर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सीड। जो क्राउन है उसकी साइज ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में आपका सीड है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। वाइल सेलेक्टिंग सीड बेयर्स द नेचुरल रीजनरेशन मिडिल एज्ड मैच्योर ट्री एंड वेल डेवलप्ड क्राउन शुड बी सिलेक्टेड। इसमें जो क्राउन की साइज होगी वो कब लेंगे अपन, मिडिल एज का होगा, और इसमें जो मैच्योर ट्री है उसी से अपन सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक फैक्टर्स आपके सीड प्रोडक्शन में और आपके सीड डेवलपमेंट में, सीड जर्मिनेशन में सभी प्रकार से क्या करती है, इफेक्ट करती है। यहाँ देखिएगा, इन हिल एरिया, इन हिल द ट्री ग्रोविंग टुवार्ड्स लोअर लिमिट ऑफ द एल्टीट्यूडनल जोन ऑफ देयर स्पीसीज प्रोड्यूस मोर सीड दैन ग्रोविंग टुवार्ड्स अपर लिमिट। तो जो अलग अलग लोकेलिटी होती है, अलग अलग हाइट होती है, उस पर सीड है वो प्रोडक्शन अलग अलग प्रकार से होंगे। दूसरा है हॉट ड्राई ईयर्स जनरली फॉलोड हैवी सीड ईयर अकाउंट टू इंक्रीज फोटोसिंथेसिस। जो हॉट ईयर होंगे उस टाइम जो सीड होंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। हैवी स्टॉर्म एट द टाइम ऑफ पोलन डिसेमिनेशन रिड्यूस चेंज इन गुड सीड प्रोडक्शन। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स में अगर हैवी आपका स्टॉर्म रहेगी तो उस कंडीशन में जो सीड है वो हाई क्वालिटी के नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में अपन बात करें इंजरी बाई फायर और इंसेक्ट अटैक, तो ये आपके सीड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या सीड प्रोडक्शन इनसे क्या होगा, अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट है डिस्पर्जन। सीड का जो डिस्पर्जन है वो भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर प्रॉपर डिस्पर्जन नहीं हो पाया है तो आपका सीड ग्रो नहीं हो पाएगा। इसके लिए उसका उस जगह से जो साइट है उस तक पहुंचना जरूरी है। तो इसमें देखिए अपन बात करें डिस्पर्जन जो है वो कई फैक्टर से होते हैं, जिसमें अपन बात करें विंड से, वाटर, ग्रेविटी, बर्ड्स और एनिमल्स। इसके अलावा अपन बात करें कि ये जो डिस्पर्स किए जाते हैं वो अलग अलग प्लांट्स के नाम दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कोनीफर्स, केजुराइना, डलबर्जिया, ये आपके विंड के थ्रू क्या होते हैं, डिस्पर्ज होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें वाटर, टीक, मोस्ट मैग्रोव स्पीसीज हैं, ये किससे होते हैं, वाटर से होते हैं। ग्रेविटी की बात करें, ओक्स हैं, एस्क्यूलस हैं और जेंगलिस रीजिया है। इसी प्रकार बर्ड्स के द्वारा मलबेरी है, ट्रमा है और प्रूनस है। एनिमल्स द्वारा अकेसिया अरेबिका, प्रोसोफिस, जूलीफ्लोरा। तो ये किससे होंगे, आपके इनके द्वारा डिस्पर्च होंगे, तो इनके द्वारा ये आपकी जो मेन लोकेशन है, मेन साइट तक पहुंचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मिनेशन। आफ्टर डिस्पर्जल ए लॉट ऑफ सीड डिस्ट्रॉयड बाय इंसेक्ट, बाइट्स एंड रोटेंट दे डिस्पोज इन सोइल, ठीक है। तो जर्मिनेशन जो है कब होगा, जब ये डिपॉजिट होंगे इन सोइल में। इससे पहले क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द सीड है वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड डिपेंड्स अपॉन, इसके बाद में सोइल में डिपॉजिट होने के बाद में अपन बात करें तो जर्मिनेशन कब होगा, जब इसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो सही होंगे। इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं, इसमें कई प्रकार की जेनेटिक वेरिएबिलिटी, उसकी वाइबिलिटी ये इफेक्ट करती है। इसी प्रकार एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं, इसका टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसके अलावा मॉइस्चर कंडीशन है, ये सारी कंडीशन इस पर आधारित होगी, तभी क्या होगा, जर्मिनेशन। इसके अलावा साइज ऑफ सीड किस प्रकार इफेक्ट करता है, द साइज ऑफ सीड अफेक्ट नेचुरल रीजनरेशन बिकॉज वाइल वेरी माइन्यूट सीड आर वॉश्ड अवे। अगर एक्स्ट्रा छोटी साइज के होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो वॉश होके चले जाएंगे विद रेन वाटर के। वेरी बिग सीड डू नॉट प्रॉपरली कवर्ड बाई सोइल और ह्यूमस एंड डू नॉट जर्मिनेट। और बड़ी साइज के सीड भी क्या होंगे, सोइल में पूरी तरीके से नहीं जा पाएंगे, तो उस कंडीशन में भी जर्मिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आइडियल साइज सीड की होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं सीड जर्मिनेशन में, मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर, लाइट और सीड बेड प्रिपरेशन। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स आपके सीड के जर्मिनेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं।
दूसरा है आपका नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। अपन ने दो टाइप्स पढ़े, पहला है अपने सीड से पढ़ा है, दूसरा किससे, वेजिटेटिव पार्ट से। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं और कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा ही न्यू प्लांट डेवलप करने की कैपेसिटी रखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए asexual reproduction in plant from some part from plant body of trees by coppice root suckers from roots। coppice और जो रूट सकर्स हैं वो बेसिकली इसमें यूज लिए जाते हैं। कॉपाइसिंग क्या होती है, प्लांट को ग्राउंड के पास से अपन क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं और उसके बाद में जो फ्लस होता है, उसके बाद में जो ग्रोथ का फ्लस होता है उनको बोलते हैं अपन कॉपाइस। रूट सकर्स आप समझते हैं। चलिए एडवांटेज बात करते हैं अपन फॉरेस्ट नेचुरल रीजनरेशन की। चलिए नेचुरल रीजनरेशन की क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला है प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल एडोप्टेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ लोकली एडोप्टेड पॉपुलेशन। दूसरा है प्रिजर्वेशन हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी, गुड एडोप्टेशन टू माइक्रोसाइट, अनडिस्टर्ब्ड रूट डेवलपमेंट, मोस्टली लो कॉस्ट एंड लो इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये कुछ एडवांटेज होते हैं आपके नेचुरल रीजनरेशन के, जिनके कारण अपन रीजनरेशन का नेचुरल मेथड यूज कर रहे हैं। इसके बाद में डिसएडवांटेज, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। पहला है इन अवेलेबिलिटी ऑफ चेंज जेनेटिक स्टॉक। वही प्लांट अगर नया प्लांट ग्रो करेगा तो वेरिएबिलिटी नहीं आ रही है, जेनेटिक स्टॉक वो का वो रहेगा। इरेगुलर रीजनरेशन, इरेगुलर जनरेशन डेंसिटी एंड ट्री स्पीसीज कंपोजिशन। अगर अपन नेचुरली हो रहा है तो वहाँ पे जो कंपोजिशन है और जो डेंसिटी है वो नेचुरल तरीके से होगी, अपन जितना चाहते हैं वो उतना मेंटेन नहीं कर सकते। ओके, डिपेंडेंस और फ्रुक्टिफिकेशन ऑन सीड प्रोडक्शन। ठीक है, आपका जो प्रोडक्शन होगा वो अनइवन होगा। लो फ्लेक्सिबिलिटी, हाई मैनेजमेंट इंटेंसिटी एंड कप्लीमेंट्रिटी एंड लॉन्ग रिस्क पीरियड। तो ये कुछ क्या होते हैं इसके डिसएडवांटेज होते हैं। आगे अपन बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन, यानी यही कार्य अपन अगर कंट्रोल कंडीशन में करते हैं, आर्टिफिशियल मेजर्स यूज करते हुए करते हैं, उसको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियली रीजनरेशन। चलिए, आर्टिफिशियल रीजनरेशन इज डिफाइंड द रिन्यूअल ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप बाय सोविंग, प्लांटिंग एंड अदर आर्टिफिशियल मेथड्स। यानी कि उस लोकेलिटी में अपन प्लांट की सोविंग करें, प्लांटिंग करें या अदर जो आर्टिफिशियली मेजर्स हैं उनका यूज लेते हुए अपन प्लांट को डेवलप करें, उसको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियली रीजनरेशन। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसमें दो टर्म है, एक है आपका रिफोरेस्टेशन और एक है आपका एफोरेस्टेशन। इसमें बेसिक क्या डिफरेंस होता है समझिएगा इसको। आप कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि रिफोरेस्टेशन या एफोरेस्टेशन एक ही चीज होता है। देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे, रिफोरेस्टेशन का मतलब होता है रीस्टॉकिंग ऑफ फेल्ड और अदरवाइज क्लियर्ड वुडलैंड बाय आर्टिफिशियल मींस। यानी कि रीस्टोर यानी कि किसी हार्वेस्ट किए हुए एरिया में या वुडलैंड में वापस से क्या करना, प्लांट को डेवलप करना, क्या कहलाता है, रिफोरेस्टेशन। ओके, इसी प्रकार बात करें एफोरेस्टेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट बाय आर्टिफिशियल मींस ऑन ए एरिया फ्रॉम विच फॉरेस्ट वेजिटेटिव हैज ऑलवेज लॉन्ग बीन एब्सेंट। किसी ऐसे एरिया में जहां पे लंबे समय तक कोई प्लांट या कोई फॉरेस्ट प्लांट प्रेजेंट नहीं था, उसमें फॉरेस्ट को क्या करना, आर्टिफिशियली मेजर से एस्टैब्लिश करना, क्या कहलाता है आपका एफोरेस्टेशन। क्लियर। चलिए, तो इन ऑब्जेक्ट के साथ अपन आर्टिफिशियली प्लांटिंग करते हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन ऑफ साइट। साइट ये होता है कि जिस लोकेलिटी में आपको प्लांट को लगाना है उस जोग्राफिकल एरिया को या उस जोग्राफिकल जो लोकेशन है उसको क्या बोलते हैं अपन, साइट बोलते हैं। स्पीसीज ऑफ बी राइज्ड ऑलवेज ऑलरेडी नोन, स्पीसीज विथ पार्टिकुलर यूज, लोकल वेजिटेशन इज बेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, इसके बाद में चॉइस ऑफ स्पीसीज, अपन जो स्पीसीज चॉइस करेंगे वो क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पे, सोइल कंडीशन के आधार पे, स्टेज ऑफ सक्सेस, ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, ग्रोथ रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एक्सोटिक, एज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कॉस्ट और इफेक्ट ऑन साइट के आधार पे अपन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो जिस लोकेलिटी में जिस स्पीसीज को लगाना है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की सोइल कंडीशन, इसके साथ ही वहाँ लोकल जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की, उसके अनुसार अपन क्या करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट है आपका नर्सरी प्रैक्टिसेस यूज्ड टू इन्फ्लुएंस। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, नर्सरी डेवलप करते हैं। नर्सरी वाले चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया था कि न्यू प्लांट डेवलप करने के लिए उन प्लांट स्पीसीज को अपन क्या करते हैं, पहले डेवलप करते हैं। इसमें सीड सोर्स है, सीड बेड डेंसिटी है, कंट्रोल इंसेक्ट डिजीज है, कंट्रोल कंपटीशन है, इरीगेट एंड फर्टिलाइज है, इनोकुलेट विथ माइकोराइजा है, टॉप प्रून है। ये सारी प्रैक्टिसेस अपन नर्सरी में करते हैं, उसके बाद में प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, कई प्रकार के मेथड है वेजिटेटिव, जिसमें कटिंग्स आप समझते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एनी पोर्शन रिमूव्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। इसी प्रकार ग्राफ्टिंग है एंड आर्ट ऑफ जॉइनिंग प्लांट पार्ट टुगेदर इन सच ए वे दे विल बी रेडली यूनाइट एंड कंटिन्यू टू ग्रो वन प्लांट, आपस में जोड़ के रखते हैं। बडिंग है, बडिंग इज वेरिएशन ऑफ ग्राफ्टिंग इन विच द साइन इज डोरमेंट बट स्मॉल पैच ऑफ अटैच टू बार्क। इसी प्रकार लेयरिंग है, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स ऑन ब्रांचेस व्हाइल दे आर स्टिल अटैच्ड ऑन द प्लांट। तो ये कुछ मेथड है। इसके बाद में बात करें फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस बिटवीन आर्टिफिशियल रीजनरेशन एंड नेचुरल रीजनरेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल, क्रॉप कंपटीशन, क्रॉप कंपोजिशन, जेनेटिक कंसिडरेशन, रिस्क ऑफ डैमेज बाय पेस्ट, ओके, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, डेंसिटी ऑफ स्टॉकिंग, एल्ड, टाइम एंड कॉस्ट। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली आर्टिफिशियली और नेचुरल रीजनरेशन है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ओके, चलिए आगे अपन बात करते हैं इसके एडवांटेज के। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जो आपका अनइवन प्लांट डेंसिटी थी उसको क्या करते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लांट डेंसिटी, प्रिडिक्टेबल सीडलिंग प्रोडक्शन, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, लो मैनेज इंटेंसिटी, ऑप्शन टू इंट्रोड्यूसिंग इम्प्रूव्ड एंड प्लांट मटेरियल और चेंजिंग इन प्लांट स्पीसीज और एज वेल एज वेराइटी। तो वेराइटी को अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पाइसीज को अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अपने लिए सुटेबल होता है उनको अपन चूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज है, लेबर इंटेंसिव, लेबर चार्ज ज़्यादा लगेगा, टेम्परेली डिस्टर्ब रूट डेवलपमेंट, लेस एडुकेट इन माइक्रोसाइट एंड कॉस्ट इंटेंसिव। ठीक है, इसके अलावा वाई वी गो टू नेचुरल रीजनरेशन इनटू आर्टिफिशियल रीजनरेशन। नेचुरल से अपन आर्टिफिशियल की तरफ क्यों जा रहे हैं, इसके कुछ रीजन्स हैं। क्वालिटी प्लांटिंग स्टॉक, जो आपको चाहिए उसी क्वालिटी के प्लांट आपको ग्रो करना चाहते हैं, इसके लिए अपन उधर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरा है मोर प्रोडक्शन, आपका नेचुरल के कंपैरिजन में आर्टिफिशियली जो अपन ग्रो करेंगे वो ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। मीट टू इंडस्ट्रियल डिमांड, जो अपने डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपन सिलेक्ट करेंगे। अजम्प्ट प्लांटिंग स्टॉक, जो अपन अजप्शन करते हैं वही अपन ग्रो कर सकते हैं। रेसिस्टेंट वेराइटी, रिड्यूस रोटेशन एज, क्योंकि अपन आर्टिफिशियली मेजर्स यूज ले रहे हैं। मल्टीप्लाई सूटेबल स्पीसीज और क्लोनल आपका प्रोपोगेशन है, और टाइमिंग सिल्वीकल्चर ऑपरेशन। ठीक है, तो ये कुछ अपन अपने अकॉर्डिंग यूज ले सकते हैं, इसलिए अपन आर्टिफिशियल की तरफ क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अपन ने जो प्लांट है उसको डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियली मेजर्स यूज करते हुए या आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज करते हुए प्लांट को क्या कर रहे हैं, अपन ग्रो कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इस टॉपिक्स में अपन ने जो रीजनरेट है प्लांट को किस प्रकार अपन डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें आपके नेचुरल और आपके आर्टिफिशियली मेजर्स पड़े हैं। नेचुरल में आपके सीड के थ्रू कर सकते हैं या फिर वेजिटेटिव पार्ट्स यूज ले सकते हैं, जिसमें अपन सकर्स या कोपाइस, और आपका आर्टिफिशियल है उसमें अपन बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, इनके द्वारा अपन नया प्लांट स्पीसीज डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है, ये टॉपिक है, अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। इसमें जो आपके पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जब आपके चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में अपन जो MCQ सीरीज़ है उसमें डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।